ठाकुर। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस जैक्शन पे। दोस्तों, जिन्होंने आधार या ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा है, जिनका एग्ज़ाम है या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण जैसा है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आधार नामांकन और अपडेट के लिए डैक्स में विनिर्देशित रजिस्ट्रार को हर समय आचार संहिता का पालन करना चाहिए। पहला है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम, दूसरा है GFR नियम, तीसरा है दोनों 1 और 2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर दोस्तों पहला होगा, आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एजेंसियों के आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है और योग्य एजेंसियों को नामांकन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करता है? तो इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों दूसरा, रजिस्ट्रार और UIDAI। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है? पहला है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम का पालन, दूसरा है एनरोलिंग एजेंसी को किराए पर ले संगठन करें और इनके कामकाज को मॉनिटर करें, तीसरा है सुनिश्चित करें कि क्या नामांकन और निरंतर संचालन करने के लिए उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त कोई भी नामांकन एजेंसी और या व्यक्ति प्रमाणित है, चौथा है ऊपर के सभी। हमारा आंसर होगा 4। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। कौन सा व्यक्ति या संस्थान निम्नलिखित में से एक नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है? पहला है कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्देशित RFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाला, दूसरा है कोई भी व्यक्ति जो वेबसाइट चलाने में सक्षम है, तीसरा है कोई भी प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, चौथा है कोई भी व्यक्ति जिसके पास नामांकन या अद्यतन डिवाइस है। तो हमारा आंसर होगा चौथा का 1 नंबर, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्देशित RFI में नामांकन एजेंसी के लिए उल्लेखित शर्तों को पूरा करने वाला। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मापदंडों में से किस व्यक्ति को एक पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए योग्य होने के लिए अर्हता होना चाहिए? ए है उम्र 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए, बी है 10+2 पास होनी चाहिए, सी है आधार नंबर होना चाहिए, डी है एक परीक्षण प्रमाण एजेंसी से पर्यवेक्षक पत्र प्राप्त किया होना चाहिए, ई है बेसिक कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होना चाहिए। हमारा ऑप्शन है पहला ABC, दूसरा ACD, तीसरा ABCD, चौथा सभी। हमारा आंसर होगा दूसरा तीसरा ABCD। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पर्यवेक्षक के रूप में उसकी या उसके भूमिका के शुरू करने से पहले निम्न में से क्या एक व्यक्ति को क्या प्राप्त होना चाहिए? पहला है कंप्यूटर शिक्षा में मूल बातों की जानकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, दूसरा है एक स्नातक होना चाहिए, तीसरा है स्थानीय भाषा की बोर्ड और साथ में संलियतरण सहज होनी चाहिए, चौथा है दिए गए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति होनी चाहिए। तो हमारा आंसर दोस्तों होगा तीसरा, स्थानीय भाषा की बोर्ड और साथ में संलियतरण सहज होनी चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्न में से कौन सा नामांकन केंद्र में परीक्षण आधार ग्राहक के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? पहला है प्राधिकरण, दूसरा है रजिस्ट्रार, तीसरा है ऑपरेटर या पर्यवेक्षक, चौथा है IT टेक्नीशियन। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों तीसरा, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। पर्यवेक्षक को नामांकन एजेंसी के पास आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना बोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा, जो बाद में इस फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित को डैक्स प्रस्तुत करता है। हमारा आंसर पहला ऑप्शन है प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरा है सत्यापन अधिकारी, तीसरा है एक और पर्यवेक्षक, चौथा है रजिस्ट्रार कार्यालय। तो हमारा आंसर दोस्तों पहला होगा, 8 का पहला। चलिए 9वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर या पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान निम्नांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? पहला है एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय कराता है, जो कि POI या POA को प्रस्तुत नहीं कर सकते, दूसरा है एक उपयोगकर्ता जो नामांकन पत्र भरता है आधार पाने के लिए, तीसरा है एक उपयोगकर्ता जो आधार के नाम पर पाने के लिए नामांकन केंद्र में उपस्थित है, चौथा है ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका है और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 8 का
पहला। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई कौन सी अतिरिक्त जानकारी को एकत्र करना चाहिए? परिचयकर्ता ए, परिचयकर्ता के हस्ताक्षर, बी, परिचयकर्ता का अंगूठे का निशान, सी, परिचयकर्ता का आधार संख्या। हमारा ऑप्शन है पहला ए, दूसरा बी, तीसरा बी और सी, चौथा दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा आंसर है इसमें दिए गए सभी विकल्प। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नामांकन केंद्र के प्रबंधन का हिस्सा होने के नाते निम्न में से एक पर्यवेक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है आधार क्लाइंट पर नामांकन पर साइन आउट करें। दूसरा है नए निवासियों जिन्होंने कभी नामांकन नहीं किया है का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आधार सुविधा खोजे का उपयोग करें। तीसरा है सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद ऑपरेटर अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। और चौथा है इनमें से सभी। तो हम चौथा देंगे दिए गए सभी विकल्प। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन डेस्क प्रत्येक डेस्क दिनों में कम से कम एक बार समकालीन हो। पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20, चौथा है 1 महीना। हमारा आंसर होगा पहला 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पर्यवेक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा बैकअप, सिंक और डाटा भेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? ए, बाय डिवाइस पर दिन में 2 बार नामांकन डाटा का बैकअप लें। बी, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर दैनिक नामांकन विवरण भेजें। सी, हर 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करें। डी, भेजे गए डाटा के लिए एक रजिस्टर बनाएं। ई, गूगल क्लाउड पर सभी डाटा सुरक्षित करें। पहला ऑप्शन है ए बी डी, दूसरा है ए सी डी, तीसरा है बी सी डी ई, चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा इसमें से आंसर होगा 13 का दोस्तों दूसरा, ए सी डी। चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अवश्य दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाई नामांकन पैकेट की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। पहला है सही, दूसरा है गलत। तो हमारा आंसर होगा गलत दूसरा। चलते हैं दोस्तों 15 नंबर। नामांकन डाटा में दर्ज की गई किसी भी त्रुटि के मामले में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? पहला है विवरण को सही ढंग से भरने के लिए निर्देशों का उपयोग करें। दूसरा है एक पर्यवेक्षक को सही डाटा की पहचान करने की ज़रूरत है। तीसरा है निवासी को सूचित करें कि सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र में आएँ। चौथा है निवासी के घर पर जाएं और सही जानकारी एकत्र करें। तो हमारा आंसर होगा तीसरा 15 का 3। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न क्रियाओं में से कौन सा एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में करना चाहिए? उसके या उसकी फिंगर प्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। दूसरा है प्राधिकरण को मेल भेजें। तीसरा है दिन भर के नामांकन व्यक्तियों को ठोक SMS भेजें। चौथा है ऑपरेटर से कहें उसका या उसकी उंगली का निशान देकर साइन ऑफ करें। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 16 का पहला, उसके या उसकी फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र पर कार्य की निगरानी और लेखा परीक्षा करता है। लेखा परीक्षा प्रक्रिया पूरी टीम की मदद कैसे करती है? पहला है खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटरों को हटाएं। जिन ऑपरेटरों का प्रदर्शन बेंचमार्क तक नहीं है उनके वेतन में कटौती करना। तीसरा है नामांकन के संचालन और डाटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। चौथा है मामलों को प्राधिकरण के पास आगे भेजें। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 17 का 3, नामांकन के संचालन और डाटा की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों की पहचान करें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ऑपरेटर और पर्यवेक्षक कौन है? एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को संभालती है अथवा सफाई, बिजली का कनेक्शन इत्यादि। दूसरा है प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ।
तीसरा है नामांकन केंद्र पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। चौथा है एक निवासी जो नामांकन एजेंसी पर आधार के लिए नामांकन कराने के लिए आता है। तो हमारा आंसर तीसरा होगा दोस्तों 18 का 3, नामांकन केंद्र पर नामांकन निष्पादित करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा नियोजित एक व्यक्ति। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक व्यक्ति का ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए निम्न में से कौन पात्रता का मापदंड है? पहला, व्यक्ति की उम्र 18 से 21 के बीच होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति एक स्नातक होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति जावा में विशेषज्ञ होना चाहिए। चौथा, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो हम 19 का चौथा, व्यक्ति को एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी से ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। चलते हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। निवासियों के आधार नामांकन और जनता फॉर्म उनकी जांच करते समय एक ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए? पहला है निवासी के अंगूठे की छाप। दूसरा है ऑपरेटर के अंगूठे की छाप। तीसरा है सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। चौथा है परिचयकर्ता के परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। तो हमारा आंसर होगा तीसरा, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर 21वां क्वेश्चन पे। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके बायोमेट्रिक और आइरिस को कैप्चर करते समय निवासी की स्क्रीन बंद हो। पहला से हाँ, दूसरा नहीं। तो मेरा आंसर होगा दोस्तों इसमें दूसरा नहीं, 21 का। चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। ऑपरेटर को निवासी से कहना चाहिए कि जो डेटा दर्ज किया जा रहा है उसे जांच ले और उससे बंद करने से पहले निवासी के साथ जनसांख्यिक डेटा की समीक्षा करनी चाहिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर होगा दूसरा नहीं, पहला। 22 का पहला सही। 23 का, ऑपरेटर को आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के मामले में जो एक CELC ऑपरेटर बनना चाहता है उसकी या उसके न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला है 10वीं पास। दूसरा है 12वीं पास। तीसरा है स्नातक। चौथा है डिप्लोमा धारक। तो इसमें हमारा आंसर होगा 23 का पहला, 10वीं पास। चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके पास ऑपरेटरों के ऑन बोर्डिंग को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है? पहला है किसी भी अन्य ऑपरेटर। दूसरा है UID क्षेत्रीय कार्यालय, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय। तीसरा है पर्यवेक्षक। चौथा है निवासी। तो हमारा आंसर दूसरा होगा दूसरा, UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय को है। चलिए 25 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे के नामांकन के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है? पहला है CELC टैबलेट। दूसरा है कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित डेस्कटॉप कंप्यूटर, कोई भी CLC क्लाइंट के साथ स्थापित लैपटॉप या नामांकन फॉर्म। तो हमारा पहला होगा CELC टैबलेट। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में से एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? पहला है ऑपरेटर के मूल्य पहचान पत्र दस्तावेज लें। दूसरा है ऑपरेटर के हस्ताक्षर लें। तीसरा है ऑपरेटर के बायोमेट्रिक लें। चौथा है ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र लें। तो हमारा आंसर होगा इसमें दोस्तों तीसरा, ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स लें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। सत्यापनकर्ता कौन है? पहला, जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक ठीक है। दूसरा, व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। तीसरा, वो व्यक्ति जो यह पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करवा रहा है। चौथा, वो व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले कम से कम स्नातक है। तो इसमें हम दोस्तों अपना आंसर देंगे दूसरा, 27 का 2। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित के बीच कौन अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है? पहला है निजी स्कूल के शिक्षक। दूसरा है सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। तीसरा है अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियाँ। चौथा है सैन्य कर्मचारी। तो हमारा होगा इसमें आंसर दूसरा, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी। चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। निवासियों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेज में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है? पहला है मूल शैक्षिक योग्यता दस्तावेज। दूसरा है राज्य प्रतित अधिकारी द्वारा
सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी। तीसरा है बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना हो। चौथा है दिए गए सभी विकल्प। तो हमारा आंसर होगा इसमें दोस्तों तीसरा, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना हो। चलते हैं दोस्तों नंबर हमारा 30वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था एक रजिस्ट्रार बनने के लिए योग्य है? पहला है कोई भी व्यक्ति, दूसरा है कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार, तीसरा है भारत का कोई भी नागरिक, चौथा है कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। तो हमारा आंसर होगा इसमें से दूसरा, 30 का 2, कोई भी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संस्था, मंत्रालय, राज्य सरकार। चलिए दोस्तों, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है।